हेलो बच्चों, ये डाउट सेशन है मोल कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे डीपीपी जो लिखी है उन सब के, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। इसमें ये सब क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ 5, 8 और 9 के, ठीक। कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट 1 डिस्कशन, डाउट डिस्कशन, ठीक है जी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट डीपीपी 5, ठीक है। डीपीपी 5 जो है उसमें क्या है देखें ज़रा। डीपीपी 5, ओके। इसमें पहला क्वेश्चन जो इसमें बताया है दैट इज़ 54th क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें, इफ़ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर फ्लास्क एट प्रेशर of 7.6 into 10 raised to minus 10 mm of Hg, then the number of oxygen molecules in the flask at 0 degrees Celsius will be। देखो सिंपल सी बात है, जब इसने मॉलिक्यूल्स की बात कर दी, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि ये कैसे किस पे दे रहा है। अगर इसने STP या और ऐसी कोई स्टैंडर्ड कंडीशन दी होती तो कोई समझ में आता, लेकिन जब ये बोल रहा है कि कोई प्रेशर अलग है, 1 लीटर फ्लास्क है और 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हम सिंपल इसमें PV = nRT यूज़ करेंगे। PV = nRT यूज़ करेंगे। अब P क्या है इसमें, ये देखो इसमें दिया हुआ है P 7.6 into 10 raised to minus 10 mm of Hg, ठीक है। ये मैंने तुम्हें उस वक्त भी एक करके दिया था ये कि भाई 760 mm of Hg is equals to 1 atmosphere, ये शायद याद होगा, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर, तो इस ये कितने एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा वो हमें देखना, क्योंकि देखो 760 mm ऑफ Hg या mm ऑफ Hg में हम इस इक्वेशन को नहीं जान सकते, ठीक है। हमारे पास या तो प्रेशर बार्स में होना चाहिए, बार्स कह रहा हूँ सॉरी, पास्कल्स में होना चाहिए, ठीक है, SI यूनिट्स में, या फिर वो लीटर्स या सॉरी एटमॉस्फेयर में होना चाहिए और वॉल्यूम लीटर्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये तुम्हारा 1, अगर मैं ऐसे कहूँ 1 mm ऑफ Hg कितना हुआ, इसके हिसाब से 1 mm ऑफ Hg इक्वल्स टू 1/760 ATM एटमॉस्फेयर्स, ठीक है। इसी को अगर मैं इतने से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या आएगा, 7.6 into 10 raised to minus 10 mm ऑफ Hg कितना हो जाएगा, that will be equal to 7.6 into 10 raised to minus 10 upon 760 atmospheres, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो this will come out to be 10 raised to minus 12 atmospheres, ठीक है। इतना आ गया, ये तुम्हारा प्रेशर आ चुका है एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम तुम्हारी कितनी दी है, वॉल्यूम इज गिवन एट एज 1 लीटर। टेम्परेचर तुम्हारा कितना दिया है यहाँ पे, टेम्परेचर इज गिवन एज 0 डिग्री सेल्सियस तो 273 केल्विन, क्योंकि हम इसमें वैल्यू जो होती है टेम्परेचर की केल्विन में डालते हैं। एन जो है, एन इज़ योर नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। तो एन विल बी इक्वल्स टू PV अपॉन RT, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लोगे, P किस में आएगा, 10 raised to minus 12 इंटू 1 अपॉन R जो होगा वो होगा 0.0821 इंटू 273। तो ये तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, N विल बी इक्वल टू, या दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स O2 की बात हो रही ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इससे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको बस कैलकुलेट करना है, तुम्हारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसी क्वेश्चंस हो तो बस पहचानने की कोशिश करो कि अगर उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते कैसे हैं भाई, वो आते हैं मोल से। और मोल के लिए अगर तुम्हारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया है तो तुम्हारी आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ होगी, ठीक है। 63rd बोला है, अ मिक्सचर ऑफ गैस ऑफ H2 एंड O2, ठीक है। पढ़ रहा हूँ पहले क्वेश्चन, फिर बात करते हैं। इसमें बोल रहा है
A mixture of gases contains H2 and O2 gases in the ratio of 1:4. ये 1:4 इसका मास रेशो है, वेट बाय वेट, ठीक है, वेट बाय वेट 1:4, ठीक है, गॉट इट। अब ये कह रहा है व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस। सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी करना हो तो हम एक ये वाला फंडा अपनाएंगे। देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वेट ऑफ H2, ये जो दिया हुआ है उसको मैं ऐसे मैथमेटिकली लिख रहा हूँ बस, क्या है 1:4 दिया है ना, ठीक है। अगर मैं क्या कहते हैं इसको इस तरीके से लिख लूँ कि भाई मास अगर मेरे पास 5 ग्राम है तो उसमें 1 ग्राम H2 होगा एंड 4 ग्राम्स O2 होंगे, हाँ है ना। मेरे पास अगर टोटल 5 ग्राम है तो उसमें से 1 ग्राम तो H2 का होगा और 4 ग्राम O2 के होंगे। क्लियर है, ये इनका रेशो लोगे तो ये आएगा, वेरी गुड। अब अगर मैं 1 ग्राम H2 को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसके मोलर मास से डिवाइड करूँगा इसको 1/2 मोल्स, ठीक है। अच्छा, और मैं 4 ग्राम को ऑफ O2 को मोल्स में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करूँगा 4/32 विच इज़ 1/8, ठीक है। तो O2 के 1/8, अब इनके मोल्स का रेशो ले लो तो NH2/NO2 इज इक्वल टू 1/2/1/8, क्या है 4/1, है ना। तो अगर इनका रेशो लोगे तो क्या होगा NH2:NO2 इज इक्वल टू 4:1, ठीक है। तो 4:1 डी दिया हुआ है, डी इज द आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट 68 क्वेश्चन है। 68 क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम गैस, नंबर ऑफ 68 है ना, हाँ, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत सिंपल लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये इसी का है ना, नहीं CO मॉलिक्यूल्स के लिए पूछ रहा है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन आगे भी आएगा ऐसा ही। देखो ये कह रहा है हमें कि इसके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं CO के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं 6.02 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ सबके लिए। क्वेश्चन क्या है देखो, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 × 10⁻24 CO मॉलिक्यूल्स इज, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। अब अगर हम इसमें देखें, इसके एक मॉलिक्यूल में एक एटम है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, एग्जैक्टली 6.02 × 10⁻24 एटम्स, ठीक है, एटम्स है। तो एटम्स का नंबर आगे एक क्लियर हुआ ना भाई। अगर मैं CO का एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, उसमें एक एटम ऑक्सीजन का है तो उसके इतने मॉलिक्यूल्स लूँगा तो उसमें 1:1 का रेशो है ना, तो यहाँ पे 1:1 का रेशो आना चाहिए। क्लियर होगी ये बात। अब यहाँ पे हमारे पास एटम्स आए हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं आए, लेकिन उसने क्या पूछा है, ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो O2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर हम 2 एटम लेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, सिंपल है। 2 से डिवाइड कर दो मतलब 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इतने एटम मिलके जस्ट हाफ मॉलिक्यूल, भाई यूँ कह लो ना, इसके 2 एटम है, यूँ कह लो 2O, इसके रेशो क्या है 2:1 का है ना, इनके बीच में भी 2:1 का रेशो होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। इतने मॉलिक्यूल्स आ गए तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर देना है किससे, 6.02 × 10⁻23 से। तो कितना आ जाएगा ये नंबर ऑफ या ग्राम मॉलिक्यूल्स
3.01 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। अगर तुम देखो तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ है। इसमें अगर तुम भाई यहाँ तक कैलकुलेट करना बहुत आसान है। उसने ग्राम एटम्स नहीं पूछे, उसने ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, इसलिए अगर तुम्हें ग्राम एटम्स पूछता तो तुम इसको डिवाइड कर देते 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो 10 आ जाता। लेकिन ग्राम एटम्स की बात नहीं, वो ग्राम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, तो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70th, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये वाला आसान है, इसमें ग्राम एटम्स पूछे हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.3 ग्राम मोल ऑफ, ठीक है, ग्राम मोल मतलब 1 मोल ऑफ COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो ये ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक, तो अगर हम ऑक्सैलिक एसिड को लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे, और अगर नहीं भी, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, हालांकि तुम सीधे सीधे देख सकते हो। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 है ना, 2H2O। ठीक है, तो टोटल एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 6 एटम्स। हाँ है ना, क्लियर होगी बात। तो 1 मोल ऑफ दिस विल कंटेन 6 मोल्स। इसके कितने मोल है, 0.3 मोल्स है, तो इसको भी 0.3 से, भाई 0.3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा, 6 इंटू 0.3 इक्वल्स टू 1.8 मोल्स। क्योंकि उसने ऑक्सीजन एटम के बारे में पूछा, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछता कि ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या है, एक मॉलिक्यूल में 6 एटम है, इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2 होते। ठीक, तो बस 6 की जगह यहाँ 3 रखते चले जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट। ठीक है जी, नेक्स्ट 73rd इज देखो, ये पुराना क्वेश्चन है। अच्छा नहीं, इसमें तो ये कंडीशन दी है, इसमें बोला है 224 ml ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस। कोई तो भी ट्राइएटॉमिक गैस है, हमें नहीं पता क्या कौन सी गैस है, ट्राइएटॉमिक गैस है कोई, उसके वॉल्यूम हमें दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 224 ml, और टेम्परेचर और प्रेशर क्या दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर। तो तुम्हें याद होगा मैंने इस पर क्या बताया था, इसमें 1 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी होती है, 22400 ml। ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं याद है तभी तक, इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे, इन कंडीशंस में 1 मोल ऑफ गैस विल हैव वॉल्यूम दिस मच। ठीक है, ओके, सो ये हो गया। और क्या था इसमें, देन द मास ऑफ 1 एटम। अब ये मास ऑफ 1 एटम पूछ रहा है कि अगर इतने वॉल्यूम एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर वेज 1 ग्राम, इसका मास जो आ रहा है, इस वॉल्यूम का जो मास आ रहा है 1 ग्राम है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर ये क्या है, ये समझ में नहीं आया। ठीक, तो इसको इस तरीके से देखो, देखो भाई, मोलर वॉल्यूम जो है, इसको यूँ समझो, मोल्स को हम इक्वेट कर देते हैं। मोल्स हम वॉल्यूम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मास से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल्स तो दोनों में इक्वली होंगे ना, चाहे मैं वॉल्यूम से कैलकुलेट करूँ चाहे मास से कैलकुलेट करूँ। तो देखो, वॉल्यूम से अगर मैं मोल्स कैलकुलेट करता हूँ तो मोल्स विल बी इक्वल टू जो गिवन वॉल्यूम है 224 अपॉन जो 1 मोल की वॉल्यूम होनी चाहिए 22400। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसके हिसाब से करता हूँ तो 1 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास, हमें नहीं पता ना इसका मोलर मास। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना, ये कट गया, कितना आ गया 1/100, तो m विल बी इक्वल टू 100 ग्राम, m विल बी इक्वल टू 100 ग्राम्स। गॉट दिस। अगर m 100 ग्राम है, ये इसका मोलर मास है। ठीक है, इसने हमें कैलकुलेट करने का बोला है 1 एटम का मास, है ना, सॉरी 1 मॉलिक्यूल का मास, नॉट 1 एटम का, नहीं, मास ऑफ 1, अच्छा 1 एटम नहीं होना चाहिए बेटा, ये 1 मोल मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्योंकि ट्राइएटॉमिक गैस है।
तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो 1 एटम की जगह 1 मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है जी। तो m विल बी इक्वल टू ये, तो अगर मोलर मास तुम्हारा 100 ग्राम्स है तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? याद है मैंने ये बताया था कि दोनों डेफिनेटली डिफरेंट एंटिटीज़ है, मतलब अपने आप में ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, लेकिन अगर कभी भी वैल्यू की बात करेंगे तो इनके न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, इसलिए आंसर इज़ 100 AMU। अच्छा, इसने ग्राम्स में पूछा है, ओके ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कुछ नहीं करना, एक मोल मतलब एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास इतना है, तो इसको क्या करना है, अगर मॉलिक्यूलर मास में बोलूँगा तो एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हुए? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 100 ग्राम्स को इससे डिवाइड कर दोगे तो ग्राम्स में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। गॉट इट, ठीक है ना। 81। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, एक एक ऑप्शन पढ़ूंगा मैं भी। क्वेश्चन क्या है? इफ एवोगाड्रोज नंबर Na इज चेंज्ड फ्रॉम, एवोगाड्रो नंबर को Na को हमने क्या किया, हमने 6.022 इंटू 10⁻23 से चेंज करके 6.022 इंटू 10⁻20 कर दिया, ठीक है। तो क्या क्या चेंज होगा ये वो पूछ रहा है, और क्या क्या नहीं। ये है सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, तो हमें 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेट्स से C+O2 गिव्स CO2 है, ठीक है। इसमें इनका रेशो, मोल्स का रेशो क्या है? 1:1:1 है। क्या ये मोल का रेशो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा? नहीं भाई। इसका मतलब अगर मैंने इसको चेंज कर दिया इसमें, तो एक मोल का मतलब क्या हुआ? अच्छा चलो ठीक है, रुक जाओ। लेट्स से ये 6.0, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। 6.022 इंटू 10⁻23 atoms of C are combining with 6.022 into 10⁻23 molecules of O2 to give 6.022 into 10⁻23 molecules of O2। अगर एक मोल या Na का मतलब ये होता तो भी 1:1:1 रेशो आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, अब मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी है। अब इसका जो मैंने यहाँ लिखी है ऊपर, इसका मतलब नया वाला मतलब आया कि 6.022 इंटू 10⁻20 इज टू 6.022 इंटू 10⁻20 इज टू 6.022 इंटू 10⁻20, ठीक है। ये जो तीनों हैं इनका रेशो अब देखो 1:1:1 आ रहा है, तो पहले भी 1:1 था, अभी भी 1:1 है, ठीक। तो रेशो ऑफ ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, इनके मॉलिक्यूल्स या इनके मोल्स के बीच में जो रेशो है वो चेंज नहीं होगा, इवन इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ Na, ठीक। ओके, नाउ इट इज सेइंग, सेकेंड चीज ने क्या कही कि द रेशो ऑफ द एलिमेंट्स टू ईच अदर इन अ कंपाउंड। अब जैसे CO2 की बात करूं मैं, CO2 में इनके एटम्स का रेशो 1:2 है, या यू कैन से कि इनके मोल्स का रेशो भी 1:2 है, ठीक है। अगर मोल्स का रेशो 1:2 है तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C ऑफ कार्बन कंबाइन विद कितना 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C, है ना, ठीक है। तो इस वक्त रेशो क्या है? 1:2 ही है इस वक्त भी रेशो। अगर मान लो मैं इसको चेंज करके 20 कर दूं इसको, तो ये भी तो 20 हो जाएगा ना। तो अभी देखो अभी क्या है, 1:2 ही है रेशो, तो मोल्स का रेशो भी फिर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है जी। कहाँ गया? द रेशो ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का रेशो अभी भी 1:2 यहाँ पे, 1:2 यहाँ पे, 1:2 यहाँ पे। पहले वाले केस में भी इतना ही था, अभी वाले केस में भी।
थर्ड इज डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम। मास की जो मास एज अ यूनिट है एसआई यूनिट्स इन ग्राम्स, उसका कुछ लेना देना नहीं है मोल से, ठीक है, उसकी डेफिनेशन ही अलग है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। लास्ट क्या कह रहा है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, यहाँ पर हमारे पास चेंज आ सकता है, ठीक है, हमने मोल की ये जो सॉरी 3 लिख दिया मैंने, 23 होगा बेटा ये, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आई ही ऐसे थी कि हमने क्या कहा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर जितनी एंटिटीज़ हैं, तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ थी, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अभी एंटिटीज़ हमने इतनी ना लेके इतनी ली हैं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 12/1000 ग्राम ऑफ सी, तो इसका मास 1 मोल का मास ही, मतलब पहले 1 मोल इतना था तो उसका मास इतना था, अभी 1 मोल इतना आ गया तो उसका मास इतना होना चाहिए, तो 1 मोल का जो मास है कार्बन का वो चेंज हो चुका है, ठीक है। आंसर इज डी 81st 95 95 95 96 97, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ये करना सीख जाओगे मोल कॉन्सेप्ट में महारत हासिल हो जाएगी बेटा, और फिर तुम इनविंसिबल हो, ठीक है फिर देवराज इंद्र भी नहीं हरा सकते तुम्हें, ठीक है। वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर ऑफ, देखो ये कह रहा है का CO2 है हमारे पास, ये कह रहा है कि इसके मैंने 22.22 ग्राम्स है ना, 0.22 ग्राम्स ऑफ CO2 लिया है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। जब प्रेशर, अगर मैं तुम्हें कहूँ PV = nRT, ये इक्वेशन है तो तुम्हारे पास, यहाँ P और T जो है कांस्टेंट कर दिए, तो R तो कांस्टेंट है ही, तो क्या मैं कह सकता हूँ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, है ना, ये कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, वेरी गुड। अच्छा, अगर यहाँ से हम देख रहे हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि इस इतने मास की जो वॉल्यूम है वो लेट्स से V है, तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसके मास की वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ द गैस, तो हमें क्या करना है, V1/V2 शुड बी इक्वल्स टू N1 यार एक मिनट, इक्वल बोल रहा है ना वो, तो सॉरी, तो अगर V/N का रेशियो क्या होना चाहिए, जो इसमें आना चाहिए वही दूसरे वाले में भी आना चाहिए, तो V1/N1 शुड बी इक्वल टू V2/N2, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई इसकी वॉल्यूम हमें नहीं पता, या रादर इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे, भाई क्या करना है, वॉल्यूम इसने वॉल्यूम इक्वल बोल दिया, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो इसका मतलब मोल्स भी इक्वल होने चाहिए दोनों के, तो मोल्स इसके कैलकुलेट करो और दूसरे वाले के मोल्स कैलकुलेट कर लो, जिसके मोल्स इक्वल आ जाएंगे वो तुम्हारा आंसर है। इसके मोल्स कितने हुए, 0.22/44, दिस विल बी इक्वल टू 1/200, ठीक है, 1/200, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कह रहा है 0.01 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके मोल्स कितने हो गए हाइड्रोजन के, 0.01/2 ग्राम्स, ठीक है, 0.0/2 का मतलब क्या हो गया, 1/200 ग्राम्स, ये तो पहले में ही आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, चलो जब हम कर ही रहे हैं तो सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। बी जो ऑप्शन दिया है उसमें कह रहा है कि 0.085 ग्राम्स अपॉन 17, ठीक है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं 8.5/17 × 100, ठीक है ना, इसका शिफ्ट किया तो इसका भी 2 शिफ्ट हो जाएगा, ये कितना है 2, तो यहाँ पे क्या गया 1/200, तो तुम्हारा सेकंड का भी 200 आ गया, ठीक है। सी अगर देखो 320 मिलीग्राम्स का मतलब हुआ ये अपॉन SO2 का मोलर मास होता है 64, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा ये 1064, ये भी 1/200 आ रहा है,
तो इसमें आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, होता क्या है कभी भी ऐसे, ये जो वन सिंगल करेक्ट चॉइस होती है ना, उसमें क्या करते हैं ये लोग, पहले वाले में आंसर दे देंगे, तो तुम्हें क्या लगेगा, अरे वाह बढ़िया है, ये तो पहले में आंसर है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट चेक द थर्ड, सेकेंड एंड द थर्ड वन। वो बाकी के जो तीन ऑप्शंस हैं वो चेक ही नहीं करते। ठीक है, तो पहले में आंसर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वही आंसर है, तुम्हें बाकी तीन भी चेक करना है। यू हैव टू मेक इट अ हैबिट टू चेक एवरीथिंग। ठीक है, और हमेशा ये ध्यान रखना, जब कभी भी ऑल ऑफ द अबव लिखा हो, एकदम कान खड़े होने चाहिए भाई। ऑल ऑफ द अबव का मतलब क्या हो सकता है कि ये तीनों के तीनों आंसर्स हो सकते हैं। तो तुम जब पहला चेक कर लोगे, उसके बाद सीधे दूसरे पे आना है, फिर तीसरे पे, मतलब तीनों को चेक करना है। गॉट इट? ऑल ऑफ द अबव अगर लिखा है और तुम्हारा पहला आ जाता है और फिर तुमने दूसरे को चेक किया, दूसरे का नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम्हें तीसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ द अबव होने का मतलब क्या है, ये तीनों में होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें नहीं है तो फिर इसमें भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते, एक ही ऑप्शन करेक्ट का आंसर है ये, है ना? ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई। ओके, नाउ लेट्स से 96 इफ अ कंपाउंड कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स। अच्छा, एक कंपाउंड के पास, देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ इसको। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इसमें कह रहा है 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, O2 हो गया, ठीक है, 4 कार्बन एटम्स है, C4 हो गया, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डबल है कार्बन एटम्स के, तो H8 हो गया। ये तुम्हारा तो फॉर्मूला आ गया सीधे सीधे। ठीक है, वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इट्स वेपर का मतलब हुआ वेपर डेंसिटी पूछ रहा है, विच इज मोलर मास अपॉन 2, या मोलर मास ऑफ दिस गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 2। ठीक है, तो इसका मोलर मास क्या आएगा भाई, 4 × 12 प्लस 8 × 1 प्लस 2 × 16 होगा ना, 12 चौक 48 प्लस 8 प्लस 16 दूनी 32, ये 88 आ गया। ठीक है, करेक्ट है ना भाई, ये 16 दूनी 32 और 8 40, 12 चौक 48। ठीक है भाई, ओके। तो ये कह रहा है कि वेपर डेंसिटी क्या है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 44 ग्राम आ गया, बस हो गया काम। 44 ग्राम होने का मतलब क्या हुआ 44 ग्राम होने का मतलब हुआ आंसर बी है। ठीक, 97। अब ये बोल रहा है 1 cc ऑफ N2O। क्वेश्चन क्या है, पूरा पढ़ देता हूँ तुमको। 1 cc ऑफ N2O एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर कंटेन्स। अगर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, 22400 ml। तो 1 cc का मतलब भी 1 ml होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है, अरे यार 1 cc ऑफ N2O कंटेन्स। अच्छा, तो यहाँ पे इसने इसके वॉल्यूम दे दिया है तो V1 देखो भाई, P1 या इसके मोल्स बेसिकली इक्वेट कर देंगे, मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, यहाँ पर वॉल्यूम के बेसिस पे मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो 1 cc या 1 ml अपॉन 22400 ml, एंड दीज मोल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। बस, तो क्या करोगे इसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको ऊपर ले जाओ, ml से तो ml कट गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻21 अपॉन 224। बाकी जो भी इसको कैलकुलेट करके देख लेना, जो जिससे मैच करेगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी ऑल ऑफ द अबव करके एक ऑप्शन है, तो तीनों के तीनों चेक कर लेना। ठीक है, गॉट इट, सिंपल इनफ। तो ये तुम्हारा 5th वाला हो गया भाई, खत्म। अब बात करते हैं 8th वाले की, 8th DPP की। 8th DPP में काफ़ी सारे क्या, इनफैक्ट सारे के सारे NCERT वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अरे
वेयर इज द ब्लूटूथ इज द ब्लूटूथ कहाँ गया भाई? मोल कॉन्सेप्ट 8, इसका क्वेश्चन नंबर है 1.34 कहाँ गया भाई? हाँ 1.34। एक वेल्डिंग गैस की बात कर रहा है। वेल्डिंग गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करती है एक वेल्डिंग गैस, ठीक है। हमें नहीं पता कि इनके बीच में क्या रेशो है, ठीक। उसके बाद कह रहा है बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट। तो पहले अज्यूम कर लो कि ये CX और Y है, हमें X और Y नहीं पता है, ठीक है। तो गैस ये हो गई तुम्हारी, ठीक है जी, ओके। अब ये कह रहा है इसको बर्न किया, इसका सैंपल बर्न किया, इसका मास भी नहीं दिया हमको, इसको बर्न किया है ऑक्सीजन में, ठीक है। और इसमें से निकला सिर्फ और सिर्फ CO2 और H2O, ठीक है। क्या है इसमें? burning a sample of it in oxygen gives 3.38 grams of CO2 and 0.690 grams of water and no other products। तो और कोई प्रोडक्ट मिले नहीं। इसके कितने ग्राम्स मिले हमको? 3.38 ग्राम्स, और इसको मिले हैं हमारे 0.690 ग्राम, ठीक है जी। इसके हमें मास नहीं दिया हुआ, हमको इसका मास हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज़ फाउंड टू वे। इसमें जब STP दिया है, ठीक है, तो STP 22.7 यूज़ करना है उसके लिए मोलर वॉल्यूम, क्योंकि ये NCERT का दिया हुआ है। गॉट इट, ठीक है। तो इसमें इम्पीरिकल फार्मूला जानना है। अच्छा, इम्पीरिकल फार्मूला जानने के लिए हमें X और Y का अगर रेशो भी मिल जाए तो भी चलेगा। तो लेट्स से इसको मैं बैलेंस करता हूँ, तो बैलेंस करने पे क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे XC है तो यहाँ पे भी XC होना पड़ेगा, तो XCO2 हो जाएगा। यहाँ पर HY है तो यहाँ अगर मैं Y/2 कर दूँ तो H यहाँ पे Y हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन तो तुम बैलेंस करते रह सकते हो, हमें बस इन दोनों की वॉल्यूम से, सॉरी, इन दोनों के कोएफिशिएंट से मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा? अगर मैं इनके मोल्स का रेशो देखूँ तो X/Y/2 इसका रेशो है, इनके मोल्स का रेशो X/Y/2 है। तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग जो मोल्स है और इसके करस्पॉन्डिंग जो मोल्स है उनको कैलकुलेट करता हूँ। तो मोल्स ऑफ NCO2 कितना होगा? 3.38/44। कितना आएगा ये? 3.38 का मतलब हुआ कत्तो आओगो, ठीक है। लेट इट बी फॉर द टाइमिंग, इतना ही रहने दो इसको। और दूसरा NH2 कितना आएगा? 0.690/2। क्लियर है? अब इन दोनों के मासिस, सॉरी, मोल्स का रेशो क्या है? X/Y/2। तो NCO2/NH2 इज इक्वल टू 2X/Y, है ना। X/Y/2, 2 को ऊपर ले गया मैं, ठीक है, ऐसे समझो। X/Y/2, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अच्छा, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ भाई? अभी आई कैन पुट दीज वैल्यूज़। तो 3.38/44 अपॉन 0.690/2, ये कितना हो गया? 22, ठीक है। ये 0.690 है, तो 6×7=28। तो इसको डिवाइड करके देखो तो कितना आएगा? मतलब ये कैलकुलेशन कर लो, ये कैलकुलेशन कितनी आनी चाहिए यार, एक बार करके देखें। 7×28, 7×5 = 35। तो ये 3.5 के आसपास आ रहा है ये, ठीक है। तो 3.5 का मतलब हुआ 7/44, मतलब शायद ज़्यादा ही आ रहा है। तो एम्पिरिकल फार्मूला शुड बी C7H44। दिस शुड बी द एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर लोगे इसका? मोलर मास के लिए इसने इंफॉर्मेशन दी है कि 10 लीटर वॉल्यूम एट STP जो दिया है वो वे करता है 11.6 ग्राम्स। तो ये कुछ तो भी मैंने, ये कैलकुलेशन में कुछ तो भी मिस्टेक हुई है यहाँ पर। जो यहाँ तक मैंने किया है, जो रेशो लिया है, ये सही है। इसमें इनको कैलकुलेट करके देख लेना कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक इट वुड कम आउट 1:3 आएगा, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है। 1:, नहीं,
1:6 आएगा शायद, C2H6 जो भी होगा देख लेना एक बार इसको। 1:6 तो नहीं आना चाहिए, C1:3 आएगा। या इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना बाबा। साथ साथ ही कर लेते हैं। हाँ, अपॉन 22 इधर आ चुका है, और तो 3.38 डिवाइडेड बाय 0.69, तो ये आ रहा है 4.898 अपॉन 22। ठीक है, तो मैं इसको करके देख लेता हूँ भाई क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय 22, तो ये 0.22 आ रहा है। 0.22 का मतलब हुआ 29, 2:9 का रेशो आ रहा है, विच इज़ अ लिटिल एब्सर्ड, बट देन अगेन अभी आ रहा है तो लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि C2H6 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो भी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। लेट्स सी, या अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं देख लेते हैं। वेल्डिंग फ्यूल कंटेन्स 3.3 grams of 38 grams of CO2, 0.690 grams of water and no other products. It seems very strange. CXHCO2, H2, ये O2 और Y हो गया, Y/2, सॉरी इसको तो छोड़ दो, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। XCO2 आ चुका है, Y/2 H2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग सही है। इनका रेशो 1:x/2, x:1, y/2 आ रहा है। इसके मोल्स इतने आएंगे, इसके मोल्स इतने। CO2 तो बोला ना इसने, कार्बन डाइऑक्साइड को तो 44 होता है। कुछ यहाँ पे भी कोई मिस्टेक नहीं करी है मैंने। ये आ गया, इसका रेशो ये आ रहा है, और इन दोनों को हमने सीधे सीधे यहाँ डाल दिया। क्या जाएगा? अच्छा, ओके ओके ओके, दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 2x। ये तो और भी ज़्यादा ख़राब आ रहा है रेशो। CO2 is to y/2, CO2 is to y/2, CO2 is to y/2, तो 2x upon y, यहाँ पर आ रहा है 2/9, तो 2x upon y जो है वो आ रहा है y/9 के इक्वल। 2 से 2 गया तो x is to y जो आ रहा है दैट इज़ कमिंग आउट टू 1:9, विच इज़ प्रिटी स्ट्रेंज टू मी। ठीक है, क्योंकि ऐसा रेशो कभी हो ही नहीं सकता, 1:4 से ज़्यादा रेशो कभी नहीं आएगा, लेकिन आ रहा है हमारी कैलकुलेशन से। तो देख लेते हैं भाई, 10 लीटर का मतलब क्या है? एट STP इतना वे कर रहा है, तो 22.7 लीटर्स जो होते हैं एट STP क्या होता है? मोलर मास। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, कैलकुलेट कर लो भाई। 10/22.7 विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये भी मोल को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी मोल को रिप्रेजेंट करेगा, तो दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ से m कैलकुलेट हो जाएगा तुम्हारा, m विल बी इक्वल टू 11.6 इंटू 22.7 अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ से m कैलकुलेट हो जाएगा। अगर m कैलकुलेट हो जाएगा तो इम्पीरिकल फार्मूला, तुम इम्पीरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो सकता है कि इसका आंसर गलत आए, ठीक है, या फिर हो सकता है मैंने जब ये काइंड ऑफ टाइप किया था क्वेश्चन तो उस वक्त कुछ गलती हो गई हो। आई विल चेक इट वंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट, अरे भाई नाइन्थ वाली DPP देख लेते हैं। नाइन्थ वाली DPP में ये कह रहा है नाइन्थ वाली DPP में क्या कह रहा है भाई, देखें कौन सा क्वेश्चन है? सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा, हमारे पास 3 मेटल्स हैं। एक मेटल जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो तीन मॉलिक्यूल्स, तो इसके 2 एटम्स 3 मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं। आयरन की बात करते हैं, ये दे रहा है तुम्हारा 1:1 का रेशो है इसका, तो एक एटम एक हाइड्रोजन दे रहा है। ठीक है,
Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे भी 1:1 का रेशो है, यहाँ पे 1:1 का रेशो है, यहाँ पे 1:1 का रेशो है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये कह रहा है, ठीक है, इसमें इन तीनों का मास पर केजी सेम है, पर केजी इन तीनों का मास सेम है। ठीक है, अब ये कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ H2 बाय एक्शन ऑफ। अब H2 का प्रोडक्शन किस केस में चीपेस्ट होगा, वो इसकी बात कह रहा है, किस केस में चीपेस्ट होगा। तो इसको कैसे देखेंगे, देखो चीपेस्ट की बात बोल रहा है, मतलब सेम पैसा लगा के जिस केस में सबसे ज़्यादा H2 प्रोड्यूस होगा हम उसकी बात करेंगे, उसको हम लेंगे कि दैट इज़ दी मतलब दैट इज़ द विनर बेसिकली। जिसके केस में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे तुम सेम वेट से, तो उसका उतना ही ज़्यादा, या सेम पैसे से उसका उतना ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन सा कॉस्टलीस्ट है और कौन सा चीपेस्ट है। तो चीपेस्ट वो होगा जिसके कम अमाउंट से ज़्यादा H2 निकल रहा है, और कॉस्टलीस्ट वो होगा जिसके ज़्यादा अमाउंट से कम H2 निकल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर रेशो इनका 2:3 आ रहा है। तो अगर हम देखें कि एक एटम से, इसके एक एटम से, या रादर एटम की बात छोड़ो, एक मोल से कहते हैं हम, एक मोल से इसके, एक मोल से या इसके 2 मोल से इसके 3 मोल बन रहे हैं। इसके 2 मोल से, 2 मोल का मतलब कितना होता है भाई, 2 मोल की अगर मैं बात करूं तो इसके कितना मास हो गया, 2 × 27 दैट विल बी इक्वल टू 54। ठीक है, इसके कितने ग्राम्स, ठीक है, इसके कितने ग्राम्स आ गए, 3 × 2 दैट इज़ 6 ग्राम। तो इसके 54 ग्राम से इसका 6 ग्राम आ रहा है। ठीक, इसके कितने आएंगे भाई, 1 मोल से इसका 1 मोल निकल रहा है, मतलब 1 × इसका मास कितना होता है, मोलर मास 56। तो 56 ग्राम से इसका 1 मतलब 1 × 2, तो 2 ग्राम्स निकल रहे हैं इसके। ठीक, अच्छा इसका क्या है, इसका भी 1 से 65.3 आता है ना इसका, तो इंटू 65.3, इसका मतलब क्या हुआ, 65.3 ग्राम्स। 65.3 ग्राम से इसका 1 × 2 ग्राम्स निकल रहा है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मुझे मोल्स का रेशो दिया हुआ था, मैंने अभी मास का रेशो निकाला कि इसके 54 ग्राम से उसके 6 ग्राम निकलेंगे, इसके 56 ग्राम से उसका 2 ग्राम निकलेगा, इसके 63.3 65.3 से 2 ग्राम्स निकलेंगे। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि अभी पर ग्राम, क्योंकि भाई हमें पर ग्राम उसका जो रेट दिया है, जो प्राइस दिया है, वो पर ग्राम या पर केजी दिया है। अगर पर केजी इक्वल रहेगा रेट, तो पर ग्राम भी तो इक्वल ही होगा ना। मान लो 1000 रुपये किलो तुम्हारा एल्यूमिनियम है, 1000 रुपये किलो Fe है, 1000 रुपये किलो Zn है। ठीक है, तो अगर मैं 1 ग्राम की कीमत बोलूँ एल्यूमिनियम की, Fe की और Z की, तीनों की 1 रुपये रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनका मास, इनकी रेट पर यूनिट मास सेम रहेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, मैं इसको कह सकता हूँ कि एल्यूमिनियम के 54 ग्राम्स आर गिविंग 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे मेटल रख लो और यहाँ पे H2 रख लो, और यहाँ पे 54 ग्राम्स आर गिविंग 2 ग्राम्स, यहाँ सॉरी 54 नहीं बेटा 56 है, और 65.2 ग्राम। ठीक है, तो अगर मैं पर ग्राम कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना होगा ये, इसको यहाँ पे लिखो, अगर लिखना चाहो या रादर नीचे लिख लो, ये 1 ग्राम अगर मैं लिखता हूँ तो कितना जाएगा 6/54। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 1 ग्राम कितना देगा 2/56, और यहाँ पर कितना देगा 1 ग्राम कितना देगा 2/65.3। ठीक है, अगर तुम पर ग्राम देखो, इसके 1 ग्राम में, इसके 1 ग्राम में, इसके मतलब एल्यूमिनियम के 1 ग्राम से और आयरन के 1 ग्राम से और Zn जिंक के 1 ग्राम से, तो इसके तो 6/54 निकल रहा है मास।
इसका 2/56, इसका 2/65.3। इन सब में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? इन सब में सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है, और सबसे कम वैल्यू किसकी है? इसकी है। तो ये कम सेम अमाउंट में, सेम मास में ये ज़्यादा मास दे रहा है हाइड्रोजन का, तो ये क्या बोलते हैं, चीपेस्ट हो गया। और ये सेम अमाउंट में सबसे कम दे रहा है, इन तीनों में सबसे कम इसी का है, तो ये कॉस्टलीस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्लियर रखना कि जब ये थोड़ा सा मैथ लॉजिक लगेगा इसमें केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं है। केमिस्ट्री सिर्फ इतनी थी कि भाई यहाँ पे तो मोल्स का रेशो दिया है, तो मास का रेशो निकालोगे, क्योंकि मास का रेशो निकालना पड़ेगा। हमें किस में दिया है? हमें तो पर ग्राम रेट दिया है या पर केजी वेट दिया है ना। 4th क्वेश्चन क्या है भाई? इसमें ये कह रहा है 2.6 grams of a mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate is strongly heated to constant weight of 1.3 grams 1.3 grams। ठीक है, और इसके नीचे इसकी इक्वेशन दिया है। हालांकि क्वेश्चंस में इक्वेशन यूजुअली नहीं दी होती, लेकिन तुम ये पहली बार कर रहे हो तो इसलिए मैंने तुमको ये सब दिया हुआ है। पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन में मैंने हर एक की रिएक्शन लिखी है। ठीक है, तो ये देखो भाई, इसने बोला है, इसने इनफैक्ट इक्वेशन भी दे दी। CH3 को तुम हीट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? CaO प्लस HCO2। यहाँ पे MgCO3 का है तो क्या मिलेगा? MgO प्लस CO2। ठीक है, तो ये आएगा। गुड, अब आगे की बात करते हैं। इसमें इसने कह दिया कि 2.6 ग्राम्स है किसका? इन दोनों का मास। तो मैं अगर इसको x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2.6 माइनस x ग्राम्स, है ना? ठीक है, अच्छा इसका 1:1 का रेशो है, तो ये कितना मिलना चाहिए हमें? अच्छा इसके ग्राम्स में दिया है ना अभी, तो रुक जाओ, चलो ठीक है। अच्छा मान लो इसके y ग्राम्स निकले, और टोटल इन दोनों का जो मास दिया है, जो कांस्टेंट वेट की वो बात कर रहा है। अच्छा इसको पहले समझ लो, ये दोनों के दोनों मिक्सचर में है। ठीक है, इन दोनों को हीट करेंगे तो ये रिएक्शन होगी, तो CO2 तो गैस है, तो उड़ जाएगी। ये सॉलिड है, तो जो रेसिड्यू बचेगा उसमें ये दोनों होंगे कि नहीं होंगे? और शुरुआत में सिर्फ ये दोनों होंगे। तो शुरुआत में मास कितना दिया था? 2.6 ग्राम। मैंने इसका x मान लिया, तो इसका कितना हो जाएगा? 2.6 माइनस 1। अच्छा, अब फाइनल जो मास आया वो 1.3 ग्राम्स था। मान लो उसमें से y ग्राम्स CaO है, तो कितना हो जाएगा? 1.3 माइनस y, है ना? ठीक है, तो बस अब क्या करना है, इनके मोल्स को इक्वेट कर दो। इसके कितने मोल्स आएंगे? x/100। दिस विल बी, क्योंकि 1:1 का रेशो है, दिस विल बी इक्वल टू y/56। ठीक है, तो x और y में एक इक्वेशन आ गई, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी? ये 2.6 माइनस x अपॉन ये कितना होता है? 24, और CO3 में 24, 16 कम कर दो, 84। दिस विल बी इक्वल टू 1.3 माइनस y अपॉन MgO कितना होगा? 24 और 16, 40। ठीक है, तो यहाँ पर x और y में तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। 7th क्वेश्चन है। एक मिनट बेटा, थोड़ा पानी पी लें यार। सेवेंथ, व्हाट क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज नेसेसरी। ये जितने भी क्वेश्चंस अब आ रहे हैं ना, कुछ ये सीक्वेंशियल क्वेश्चन है। ठीक है, सीक्वेंशियल क्वेश्चन कैसे हैं? यहाँ पे इक्वेशन क्या दी है? यहाँ पर इक्वेशन दी है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट ये होता है। ठीक, इसको अगर तुम हीट करोगे या इसको प्रोसेस करोगे तो क्या निकलेगा? NH3 प्लस H2SO4। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन में क्या कहा? इसमें क्वेश्चन में इसने कहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NH3 गैस सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज अ सोल्यूशन कंटेनिंग 292 ग्राम्स ऑफ HCl। तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसके 292 ग्राम्स हमें दिए गए हैं। ठीक है,
तो ये पूछ रहा है ये कितना होना चाहिए, मतलब सॉरी ये प्रोड्यूस किससे हुआ, इससे, तो इसको कितना होना चाहिए कि एग्जैक्टली उतना ही NH3 प्रोड्यूस करे कि इसको न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मोल्स निकाल लो भाई। तो 292 अपॉन कितना होता है ये 36.5, ठीक है 36.5 कितना आएगा भाई ये 36.5, ये 292 ही दिया ना, 292 ग्राम्स ऑफ HCl। ठीक है 36 दूनी ये 73 आएगा ना, 73। ठीक है, तो 4 टाइम्स 8 टाइम्स आएगा ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 8 टाइम्स आएगा। तो यहाँ 8 मोल दिए हुए हैं 73 7 चौक 28 4 3 12। ठीक है, ये 8 टाइम्स है, 8 मोल्स आ गए इसके। HCl के हमारे पास 1 मोल्स है। अगर HCl को पूरा का पूरा कंज्यूम होना है, इनके बीच में होनी, ये भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हाँ, तो इसमें मैं मोल कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। तो 1 ये जो मोल मोल एनालिसिस है वो लगा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ये इसके मोल्स निकालने हैं, तो याद है मैंने तरीका क्या बताया था। ठीक है, इसके मोल्स हमें पता है, इसके मोल्स निकालने हैं, तो हमारा क्या आएगा NH3 विल बी इक्वल टू, ठीक है 1/1 इंटू भाई ये एक इसके और इसके बीच में करना रेशो 1:1 का रेशो है इंटू 8 इसके मोल्स, कितना आ जाएगा 8 मोल्स इसके भी हैं। तो इसके मोल्स 8 है और इसके मोल्स 8 ही यूज़ होंगे। क्लियर है, 1:1 का रेशो है तो 8:8 1:1। तो इसके भी 8 मोल्स है भाई। अगर इसके 8 मोल्स है तो ये 8 मोल्स कहाँ से प्रोड्यूस हुए, यहाँ से। ठीक है, इसके भी 8 मोल यहाँ पे है। अब इनके बीच में 1:2 का रेशो है, तो अगर मैं N ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4 लिखता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू इसका अपॉन इसका रेशो 1/2, इसके कोफिशेंट अपॉन इसके कोफिशेंट, ये आ गया इनटू इसके मोल्स 8, कितना हो गया 4 मोल। अगर ये 4 मोल है तो इसका क्या करना है, इसके मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मास भी आ जाएगा। मास पूछा है, मोल्स पूछा है, क्वांटिटी पूछी है और ग्राम्स में दिया, मतलब ये मास पूछ रहा है। तो 4 मोल इसके चाहिए पड़ेंगे, तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, वो मैं काम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। 7th 12th की बात करते हैं भाई। 12th क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैब, ये वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है। इसमें भी क्या है, सीक्वेंशियल रिएक्शंस हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल रिएक्शन है इसमें भी। क्या रिएक्शन है देखो, अच्छा इसमें तो सीक्वेंशियल नहीं, एक ही है। MnO2 है, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे 4 होगा MnCl2 2H2O, ये 2H2O है। ठीक है, ये एकदम बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ये इनफैक्ट दी हुई है बैलेंस फॉर्म में। ठीक है, बैलेंस फॉर्म में तुम्हें ऑलरेडी दी हुई है ये इक्वेशन, गॉट इट। ठीक है, अभी क्या करने का है तुमको, इसमें ये कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स, इसके कितने ग्राम्स चाहिए पड़ेंगे ताकि हम, अच्छा 5 ग्राम्स, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl विल रिएक्ट। ठीक है, इसने इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। इसके 5 ग्राम दिए हैं, तो कह रहा है अगर इसके 5 ग्राम दिए हैं तो इसका कितना मास यूज़ होगा। तो कुछ नहीं करना है, 5 है। अच्छा, अगर इसके मोल्स की बात करें तो 1:4 का रेशो है, सिंपल सी बात है। इसके 5 ग्राम दिए हैं, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 55 होता है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फेको हाँ, ये 55 होता है। 55 और 32 कितना हुआ 87। ठीक है, 87। तो ये किसके मोल्स हो गए, MnO2 के। इसके मोल्स निकालने हो अगर हमें NHCl, क्या आएगा 4/1 इंटू इसके मोल्स 5/87। ये इसके मोल्स आ गए कितना 20/87। अच्छा, इसका मास अगर कैलकुलेट करना होगा तो, या जो W होता है WHCl का कैलकुलेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इस मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो 20/87 इंटू 36.5। ठीक है जी, तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर, गॉट इट। ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल इनफ।
इसमें 1:4 का रेशो है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। ओके, 18th क्वेश्चन क्या है? ये जितने भी रिएक्शन वाले क्वेश्चन है ना, सब ये मोल एनालिसिस पे हैं, और मैंने सारी इक्वेशन ऑलरेडी दे दी है, तो तुम्हें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले तुम एक क्वेश्चन, इस मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखो, फिर ये सब भी आ जाएगा, ठीक है। जो रिएक्शन को याद रखना है वो सब भी आ जाएगा। x grams ऑफ Ag वॉज डिजॉल्व इन HNO3, ठीक है। इसकी इक्वेशन सीधे सीधे लिखी हुई है, तो मैं लिखी डाल रहा हूँ यहाँ पे। HNO3 gives 2AgNO3 plus H2, AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। ये बेसिकली तुम्हारे पास इक्वेशन दिया। अगेन ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में इसने क्वेश्चन क्या दिया है, अगर इसके x ग्राम्स है हमारे पास, इसके x ग्राम्स है डिजॉल्व इन HNO3, HNO3 का कोई मास वास नहीं दिया है, फिर बोला अच्छा इसको डिजॉल्व कर दिया पूरा का पूरा इसमें उसके बाद जो भी हमारे पास सोल्यूशन आया उसमें हमने NaCl डाल दिया। कितना डाला? एक्सेस में डाला है ये, ठीक है जी। एक्सेस में डाला का मतलब क्या हुआ कि ये ख़त्म नहीं होगा, ये तब तक रिएक्ट करता रहेगा जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब ये पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, ओके। और इसने बोला कि इसमें फाइनली 2.87 ग्राम AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, ठीक है। याद होगा मैंने जब तुम्हें सीक्वेंशियल रिएक्शन कराई थी कि इसका दिया होगा लास्ट वाले का पूछा होगा, या फिर लास्ट वाले का दिया होगा इसका पूछा होगा, इस तरीके से मैंने बताया था। तो कुछ नहीं करना, ये भाई इसका मास दिया हुआ है, इसको अगर तुम इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। मोलर मास कितना है? 108 और 143.5 आएगा, 108 और 35 कितना वहाँ, तो 143.5। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जस्ट डबल है इसका, दिस इज 287, 10⁻², 287 1, ठीक है। ये 2 आ रहा है इंटू 10⁻², ये आएगा 1/50। तो ये 1/50 मोल्स किसके हुए? AgCl के। अच्छा, इनमें इसका अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो 1:1 का रेशो है ना, सिंपल इसके मोल्स और इसके मोल्स सेम हो जाएंगे, 1:1 का रेशो है। अब यही मोल, ये मोल आए कहाँ से? यहाँ से हैं। कोई मुझे अगर ये कहने लगे कि सर यहाँ तो 2 है तो ये तो 2 × 1/50 होना चाहिए, नहीं, ठीक है। इसकी इक्वेशन के कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है इसके मोल्स का, ठीक। तो हाँ, 1/50 मोल्स किसके बने हैं? AgNO3 के। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि x क्या है, x ही तो पूछ रहा होगा शायद, द वैल्यू ऑफ x की बात कर रहा है। तो अगर ये मोल्स दिए हैं, अगर ये मोल्स दिए हैं तो इसका 2:2, 1:1 का रेशो है, तो इसके भी मोल्स कितने हुए? इसके भी मोल्स 1/50 ही हुए। तो अगर मैं इसको इक्वल कर दूं और इसके मोलर मास से विच इज़ 108 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 50/108, ठीक है। ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ये सॉरी 108 मैं गलती कर रहा था, गलती से मिस्टेक हो गया भाई, ठीक है। कितना आएगा ये? 2.04 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुबे का कॉल आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, वेयर वर वी? 18, ठीक है भाई। ये हो चुका 108/50, ये हो चुका 2.04 आएगा इसका आंसर, नहीं 2.16 आएगा, सॉरी 2.04 नहीं, बी आंसर है। 32 द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ CaCO3 गेव 11.2 dm³। द डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन मास, देखो भैया CaCO3 है, CaCO3 टूटेगा कैसे? CaO और CO2 में, सिंपल सी बात है, डिकम्पोजिशन इसका ऐसे ही होगा। अब इसने बोला, आ गया डिकम्पोजिशन सर्टेन मास, हमें नहीं पता तो हमने x ग्राम से मान लिया, ठीक है। गेव 11.2 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं, dm³ का मतलब क्या होता है? लीटर्स, तो मैं इसको 11.2 लीटर्स लिख रहा हूँ सीधे सीधे। dm³ ध्यान रखना भाई, 1 dm³ इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ CO2 एट, ठीक है, किस उस पे कंडीशन में? 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है कि
1 मोल, ये वो वाला टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन है जहाँ पे मोलर वॉल्यूम या 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 की वॉल्यूम कितनी आएगी 22.4 लीटर्स। क्लियर होगी बात। तो अगर मैं इसके मोल्स कैलकुलेट करना चाहूँ CO2 के तो 22.4 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मोल्स NCO2 कितना आ जाएगा 11.2 अपॉन 22.4 दैट इज 1/2। तो अगर इसके 1/2 मोल्स हैं तो इसके भी 1/2 मोल्स ही रहे होंगे क्योंकि 100% है ना ये, ठीक है। तो इसके वाले के भी 1/2 मोल्स रहे होंगे, 1/2 मोल्स, ठीक है। इसके भी 1/2 मोल्स। तो हमें ये कैलकुलेट करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो पूछ रहा है मास ऑफ KOH। अच्छा, तो ये इक्वेशन के साथ साथ हमारे पास एक और इक्वेशन है विच इज़ KOH प्लस CO2 गिव्स K2CO3 प्लस H2O, ठीक है। क्लियर इनफ, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो यहाँ से हमने देखा CO2 का कितना मास है। अच्छा, इनफैक्ट इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, ये तो फालतू कैलकुलेशन कर दिया मैंने। एनीवे, इसके कितने मोल्स हैं, CO2 के मोल्स हाफ आए ना। अगर ये रिएक्शन बैलेंस है, दिख रही है बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस है, तो अगर इसके हाफ मोल आया है तो इसके कितने मोल्स रिएक्ट होने चाहिए। इसके मोल्स होंगे NKOH। किस तरीके से करते हैं, इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट इनटू इसके मोल्स, कितना आ गया 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ KOH का मतलब कितना होता है 39 प्लस 16 प्लस 1 विच इज़ 56 ग्राम्स। तो 56 ग्राम्स इज़ दी आंसर। 1 मोल इसका मोलर मास के इक्वल होगा, तो 56 ग्राम्स है भाई। आंसर इज़ A। 34, 37, 45, 34। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अरे सिंपल क्वेश्चन है यार, ये बहुत सिंपल है। ये कर लोगे ना तो सिंपल हो जाएगा सीन बहुत, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे आगे भी, ठीक है। एक हमारे पास इक्वेशन है KClO3, ये टूटता है किसमें KCl प्लस 3O2 में, इस तरीके से टूटता है ये, ठीक है। तो ये कह रहा है ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी होगी अगर मैं इसके 110 ग्राम को तोड़ूं। इसके 110 ग्राम को अगर मैं तोड़ता हूँ तो O2 की वॉल्यूम क्या होगी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। इसमें कोई स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 110 ग्राम्स है किसके KClO3 के, ठीक है। तो इसके मोल्स कितने होंगे, KClO3 का मास कितना होता है भाई 39 प्लस 35.5 प्लस 48, ये तो हुआ 39, 35.5 एंड 48, ठीक है। 0.5 का होगा 8, 5, 13 और 9, 22 का 2 हाथ से लगे 2, 6, 6, 10, 122, 122.5, 122.5। तो अगर मैं ध्यान से तुमको 110 आ रहा है ना, एक सेकेंड रुको तो, वही 40, 88 और 34, 88 और 34, ठीक है। कितना दिया ये 110, तो ठीक है। इसके रेशो को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अच्छा, और कहाँ थे हम, ठीक है। इसके और इसके मोल्स के रेशो में इसके मोल्स कैसे होंगे, NO2 कैसे आएगा, इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट इनटू इसके मोल्स, कितना 110 अपॉन 122.5। देखो भैया कैलकुलेशन ना पहले मत कर लिया करो, यहीं पे तुम लोग लग जाओगे इसको काट वाट के, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे कैरी फॉरवर्ड किया करो, एंड में जब फाइनल आंसर निकालना है तब कैलकुलेशन किया करो, ठीक है। तो कितना बोला इसमें, ठीक है। इतने मोल्स आ चुके हैं, O2 के इतने मोल्स आ गए, तो भाई PV इक्वल्स टू NRT लगा दो। PV इक्वल्स टू NRT, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये हमें निकल चुका है, ये पता ही होता है, ये हमें दिया हुआ है। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, V पूछा है ना इसने वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इसने पूछा है, N कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 110 सॉरी 110 नहीं 122.5, ठीक है, इंटू 0, ये कितना है वॉल्यूम किस में पूछा है, इसमें लीटर्स में पूछा है, तो 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है भाई 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 प्लस 18, 8 और 1 8 3 11 81 और 91 291 अपॉन प्रेशर कितना है
750 टॉर दिया है ना, तो इसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 750 टॉर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करोगे तो 750/760 आएगा, इसको ऊपर ले जाओगे। तो ये बहुत लंबी सी कैलकुलेशन आ रही है, लेकिन सब कुछ हो जाएगा इसमें। 5 5 10, ठीक है। 110/122.5 इंटू 0.081 सॉरी 821 इंटू 291 इंटू 760/750, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया, इसको कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि जो तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं या तो वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होंगे तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी, और अगर सिंपल होंगे तो कैलकुलेशन अच्छी होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। पिक एंड चूज। 34 37 H2 इवॉल्व एट STP ऑन कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, कुछ नहीं करना इसमें एल्यूमिनियम की रिएक्शन दे रहा है वो H2SO4 के साथ, एक्सेस ऑफ NaOH सॉरी Al प्लस एक्सेस ऑफ NaOH, मतलब जितना भी इसमें Al है वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा। Al जब कभी भी कोई एक एक्सेस में दिया हो और दूसरा कंज्यूम हो रहा हो, तो जो दूसरा वाला ये एक्सेस में दिया है ना, तो जो दूसरा वाला है ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता तुम्हारा Lr। क्लियर होगी बात? ये कैसे बनता है? NaAlO2, ठीक है जी। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं देखूं, 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O प्लस 3H2, ये तुम्हारा आंसर आएगा। ये समझ, मतलब ये इक्वेशन तुम्हें गिवन है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अगर ये एक्सेस में ये Lr है तो इसके बेसिस पे सब कुछ कैलकुलेट होगा। ये क्या कह रहा है? H2 इवॉल्व एट STP पूछ रहा है, ठीक है। H2 इवॉल्व एट STP, इसका मतलब क्या हुआ? 27 ग्राम। तो बस ये अगर तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके बेसिस पे तुम इसकी वॉल्यूम या इसका मोल्स कैलकुलेट करोगे। तो अगर इसके मोल्स की हम बात करें, कितना आएगा ये? 27/27 विच इज़ 1 मोल। अगर इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल्स होंगे? NH2 कितना होगा? इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट इंटू इसके मोल्स कितने हैं? 1, तो 3/2 मोल्स, ठीक है। 3/2 मोल्स का मतलब क्या हुआ? STP पे पूछ रहा है ना, STP पे 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है भाई? 22.7। तो 3/2 की कितनी होगी, मतलब 3/2 मोल्स की कितनी होगी? इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर इज डी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 45th। ठीक है जी। 45th क्वेश्चन क्या है? 375 मिलीग्राम्स ऑफ एन एल्कोहल। कोई एक एल्कोहल है, हमें नहीं पता वो एल्कोहल क्या है, हमने अज्यूम किया ये है। इनफैक्ट ये रिएक्शन में क्वेश्चन में इक्वेशन भी दी है, MgCl गिव्स CH4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारे ऑर्गेनिक की, ठीक है। ये तुम्हारा रिएक्शन हुई, गॉट इट। अच्छा, ये बैलेंस है, दिख रहा है ये बैलेंस है। इसका रेशियो क्या है? 1:1। अगर मुझे इसके मोल्स पता चल जाए तो इसके मोल्स पता चल जाएंगे, है ना, ठीक है। इसका मास कितना दिया है? 375 इंटू 10⁻³ इसका मास दिया है। अगर इसके मोल्स करने होंगे तो मैं इसका मोलर मास मान लो MrOH मान रहा हूँ, ठीक है, मोलर मास ऑफ ROH, ठीक है जी, ओके। यहाँ पे क्या है? CH4 मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड, ठीक है, 140 ml ऑफ मीथेन गैस। इसके 140 ml मिले हैं एट STP पे 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है? 22700। तो ये जो 22700 मैं दे रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड कर दूँ तो इसके मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि इसके मोल्स और इसके मोल्स का रेशियो 1:1 है, मतलब दोनों के मोल्स इक्वल होने चाहिए। तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। यहाँ पे MrOH कितना आ जाएगा भाई? दैट विल बी इक्वल टू 375 इंटू 10⁻³ इंटू 2700/140, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 22.7
तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आना चाहिए, 14 ही 7 7 5 35 25 नहीं 7 कम 7, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना बेटा, ये आ जाएगा। अगर तुम्हारा मोलर मास आ गया तब तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो इसमें इसने अल्कोहल बोली है ना, तो अल्कोहल का जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा आएगा, CnH2n +1 इन प्लस या साथ में OH, CnH2n, ठीक है, +1 OH, ये आएगा। तो इसको क्या करने का है, सीधे सीधे इसका मोलर मास निकाल लो इन टर्म्स में, और जो मोलर मास यहाँ से आएगा उसको इक्वल रख देना, n आ जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इतना काम करना है। चलो, आई होप कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जिसके और कोई डाउट्स हो तो बता देना, आई विल क्लियर देम एज वेल। चलो बाय बाय, टेक केयर।